नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, हम एडवांस मैथ चालू करने वाले हैं और एडवांस मैथ में जो हम सबसे पहले टॉपिक चालू करेंगे वो हमारा है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले जो हम चालू करने वाले हैं वो हमारा है लाइन एंड एंगल, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप सभी अपने रजिस्टर में हेडिंग डाल सकते हैं लाइन एंड एंगल, रेखा व कोण। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, चीज़ों को समझाते हुए चलता हूँ, तो आप सभी लोगों को भी धीरे धीरे और चीज़ों को सभी को समझते हुए चलना है। तो इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा बिंदु के बारे में, पॉइंट के बारे में, कि पॉइंट बिंदु क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि यदि आप किसी भी अपने पेन की निब से किसी भी समतल पर एक बार टच करते हो तो बिंदु का निर्माण होता है। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही इसकी कोई मोटाई होती है और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। यानी बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई है, ना मोटाई है और ना क्या है, चौड़ाई है। अच्छा जी, या फिर मैं बिंदु को ऐसे भी कह सकता हूं कि एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, वो भी आपकी क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो मैंने आपको बिंदु के बारे में क्या बताया बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई है, ना जिसकी कोई मोटाई है और ना ही जिसकी क्या है कोई चौड़ाई, वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट। वो आपका क्या कहलाता है, पॉइंट, यानी बिंदु। चलो अब आगे बात करते हैं हम लाइन की, रेखा की। अगर मैं आपसे बोलूं लाइन के बारे में कि आपकी लाइन क्या होती है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का कोई एक ऐसा समूह जिसकी कोई लंबाई हो, बिंदुओं का कोई एक ऐसा समूह जिनको मिलाने पर एक क्या प्राप्त हो, लंबाई। तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है रेखा, लाइन। रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जो हमारी रेखा होती है, जो हमारी लाइन होती है, इसे दोनों छोरों से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, एक बात और अगर मैं बोलूं कि जो हमारा पॉइंट होता है इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो पॉइंट होता है इसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, यानी बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो मैं अगर लाइन को दर्शाना चाहूं, लाइन को डिनोट करना चाहूं, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने बोला मैंने यहां पर लिखा ए और यहां पर क्या लिखा, बी। तो अगर मुझे लाइन को दर्शाना है तो मैं लाइन को ऐसे दर्शाता हूं कि ए बी और इसके ऊपर लाइन का साइन। तो अगर मुझे किसी भी लाइन को दर्शाना होता है तो मैं कैसे दर्शाता हूं, इस प्रकार उस लाइन को दर्शाऊंगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं कि रेखाएं होती कितने प्रकार की हैं। तो बच्चा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लाइन क्या होती है, तो लाइन एक ऐसी आकृति होती है, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसकी क्या हो, कुछ लंबाई हो। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं लाइन की, तो मैंने बोला लाइन की लंबाई तो है, लेकिन लाइन की ना तो क्या होती है, चौड़ाई, और ना ही लाइन की क्या होती है, मोटाई। तो लाइन की ना तो चौड़ाई होती है और ना क्या होती है, मोटाई। लाइन की केवल एक विमा होती है और वो विमा क्या होती है, लंबाई। जो इकाई होती है वो क्या होती है, लंबाई। चलिए बच्चा, अब बात करते हैं आगे कि लाइन होती कितने प्रकार की है। तो मैं आप लोगों से सीधा सीधा बेसिकली बोलूंगा कि लाइन बेसिकली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक आपकी होती है स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, और एक आपकी होती है कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। अगर मैं सरल रेखा की यानी स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो मैं आप लोगों से बोल देता हूं एक ऐसी रेखा जो अपने एक निश्चित पथ में चलती है, एक ऐसी रेखा जो अपने एक निश्चित पथ में चलती है, वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं ऐसी बात करूं कर्व लाइन की यानी वक्र रेखा की, तो मैंने बोला एक ऐसी रेखा जो एक निश्चित पथ में नहीं होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, वक्र रेखा। तो जो लाइन बेसिकली दो प्रकार की होती है, वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होती है स्ट्रेट लाइन यानी जो अपने पथ में रहती है, और एक होती है कर्व लाइन जो अपने पथ पर नहीं चलती है, यानी पथ से कैसी होती है, विचलित। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपकी लाइन होती है वो कौन कौन सी होती है, एक आपकी होती है पैरेलल लाइन यानी समांतर,
एक आपकी होती है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। तो मैंने बोला पैरेलल लाइन आपकी क्या होती है, तो मैंने बोला दो ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की जो दूरी होती है वो हमेशा कैसी हो, समान। दो ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा कैसी हो, समान, क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। यानी ये आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अच्छा जी, एक आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। मैंने बोला एक रेखा आपके पास ये है, एक रेखा आपके पास ये है, दोनों किसी एक बिंदु पर आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद। तो ये आपकी रेखाएं कैसी कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा बच्चा जी, आशा करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें समझने का ऐसा कुछ है नहीं, आप सभी को ये पोर्शन आता होगा बहुत अच्छे से, बस एक बार आपको रिवाइज कराना है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा जी, मैंने बोला आपकी होती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, लंबवत रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो इंटरसेक्ट कितने डिग्री पर करती हैं, 90 डिग्री पर, वो आपकी क्या कहलाती हैं, परपेंडिकुलर लाइन। एक आपकी होती है कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, किसी एक निश्चित बिंदु से यदि दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो सारी कैसी कहलाती हैं, कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी रेखाएं हैं आपके पास, और ये सभी रेखाएं एक निश्चित बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये सारी रेखाएं कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं। अच्छा जी, ये तो हो गई आपकी सारी लाइन की बात कि लाइन आपकी क्या होती है, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, लाइन। लाइन को दोनों छोरों से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। बेसिकली लाइन दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता चुका हूं कौन कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। उसके अलावा मैंने आपको पैरेलल लाइन बताई, परपेंडिकुलर लाइन बता दी है, इंटरसेक्टिंग लाइन बताई है और कॉन्करेंट लाइन बताई है। आगे हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बोलूं तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास एक लाइन है ए बी, आपके पास एक लाइन है ए और बी, मैंने बोला यदि मैं इस लाइन की लंबाई को, लेंथ को फिक्स कर देता हूं, मैंने बोला कि मैंने एक बिंदु यहां से फिक्स कर दिया है और एक बिंदु यहां से फिक्स कर दिया है, जिन्हें मैंने नाम दिया है सी और डी। यदि मैं किसी लंबाई की लेंथ को यानी लंबाई को फिक्स कर देता हूं तो वही आपका क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, जिसे मैं हिंदी में क्या बोलता हूं, रेखाखंड, जिसे मैं हिंदी में क्या कहता हूं, रेखाखंड। अच्छा जी, एक आपकी होती है रे, किरण, एक आपका होता है रे, जिसे हिंदी में बोला जाता है किरण। रे आपका क्या होता है, मैंने बोला एक निश्चित बिंदु से किसी एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा आपकी क्या होती है, रे यानी किरण। किसी एक निश्चित बिंदु से अनंत तक जाने वाली रेखा आपकी क्या होती है, किरण। एक बार दोस्तों इन्हें देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं एंगल्स के बारे में, यानी कोणों के बारे में। कोण क्या होते हैं, कोण का निर्माण कैसे होता है। तो बच्चा, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं
अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं, रे क्या होती है? किसी एक बिंदु से अनंत तक खींचे जाने वाली रेखा आपकी कहलाती है किरण। और इन्हीं दो किरणों के मध्य के झुकाव को, मैंने बोला एक ही बिंदु से एक किरण आपकी ये निकल रही है और एक किरण आपकी ये निकल रही है, तो दो किरणों के मध्य झुकाव को ही मैं क्या बोलता हूं? एंगल। इन दोनों के मध्य के झुकाव को ही मैं क्या बोलता हूं? एंगल यानी कोण। यह आपका क्या होता है? कोण। अब बात आती है कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा एक आपका होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण आपका क्या होता है? मैंने बोला एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कैसा हो? छोटा। मैंने बोला अगर ये कोण थीटा है तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से कैसी होगी? छोटी। तो ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? ये आपका कहलाता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे बोला जाता है न्यून कोण। अच्छा जी, दूसरा आपका क्या होता है? मैंने बोला यदि दो किरण एक दूसरे के लंबवत हों, यानी दो किरणों के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो इस एंगल को बोला जाता है, अगर मैं इसे थीटा बोलता हूं तो यहां पर थीटा जो इज इक्वल टू है वो कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो इसे बोला जाता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण। इसे मैं क्या बोलूंगा? राइट एंगल यानी समकोण। अच्छा, हम आगे बात करते हैं। मैंने बोला यदि इस थीटा का मान 90 डिग्री से तो हो बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा। मैंने बोला यदि थीटा का मान, अगर ये थीटा कोण है तो यदि इस थीटा का मान 90 डिग्री से तो हो कैसा? बड़ा। यदि 90 डिग्री से हो थीटा का मान बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा, तो बनने वाला जो कोण होता है वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। अधिक कोण। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं यदि इस थीटा का मान, यदि इस थीटा का मान 180 डिग्री हो, मैंने बोला यदि ये दो किरणों के बिंदु है मध्य का और यहां पर बनने वाला जो थीटा है इसका मान कितना है? 180 डिग्री। यदि थीटा का मान आपका 180 डिग्री है तो इसे बोला जाता है स्ट्रेट कोण। स्ट्रेट एंगल, इसे हिंदी में सरल कोण बोला जाता है और इसे ऋजु कोण के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर मैं बात करता हूं, मैं बोलता हूं यदि इस थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी अगर दो किरणों का झुकाव इस प्रकार है और ये आपका थीटा है, यानी इस थीटा का मान 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से क्या है? छोटा, तो इस प्रकार के कोण को आपको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में वृद्ध कोण। वृद्ध कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वृद्ध कोण। और एक आपका होता है कंप्लीट एंगल, यानी एक ऐसा थीटा, एक ऐसा थीटा जिसका जो मान हो वो कितना हो? 360 डिग्री। एक ऐसा थीटा जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री। इसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। चलिए एक बार जल्दी से नोट कीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बात करते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण और संपूरक कोण। चलिए बच्चा, आपके दो तरह के एंगल होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपके लगातार पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कभी कभी यहां से पूछ लिए जाते हैं। एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम इन दोनों कोणों की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जो हिंदी में बोला जाता है ये बोला जाता है पूरक कोण। इस नाम से आप सभी परिचित होंगे अच्छे तरीके से, पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल को बोला जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण। अच्छा जी, अगर मैं इनकी बात करता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो मैं कहता हूं ऐसे दो कोण जिनका योग, मैंने बोला ऐसे दो कोण, अगर ये कोण मैं थीटा बोलता हूं, मैंने इसको बोल दिया अल्फा, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, वो आपके क्या कहलाते हैं पूरक कोण। और इसी प्रकार अगर मैं बोल देता हूं ऐसे दो कोण, अगर ये थीटा तो ये अल्फा, जिनका योग हो कितना 180 डिग्री। यदि दो कोणों का योग है 90 डिग्री तो वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोल जाता हूं कि मेरे पास एक एंगल है थीटा और मैं आपसे पूछूं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप आराम से बता देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और मैं पूछूं इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बड़े आसानी से बता देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। मैंने पूछा थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो है 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री एंगल है वो 180 माइनस थीटा। अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों से बोलूं कि मैंने लिया एक 10 डिग्री का एंगल, मैंने पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप आसानी से बता देंगे 90 में से 10 गए कितने बचे 80 डिग्री। और मैंने पूछा सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपने बोला कितना 170 डिग्री। अगर मैं ऐसे ही बोलता हूं मेरे पास थीटा है 40 डिग्री, तो आपने बताया बड़ी आसानी से 50 डिग्री, और अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 140 डिग्री। अब यहां से एक रिलेशन निकल कर आता है, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। मैंने आप लोगों से बोला यहां सप्लीमेंट्री एंगल है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 80 डिग्री, यहां सप्लीमेंट्री एंगल है कितना 170 डिग्री। मैंने पूछा कितनी डिग्री अधिक है, तो आप माइनस कर लीजिए, 170 में से 80 गया कितनी डिग्री 90 डिग्री। कितना अधिक है 90 डिग्री। तो बच्चा मैं यहां से आप लोगों से सीधा सीधा कह सकता हूं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कितने डिग्री अधिक होते हैं 90 डिग्री अधिक। इसको आप नोट डाल के अपने रजिस्टर या कॉपी में लिख सकते हैं, क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री अधिक होते हैं। तो एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर जिसे हिंदी में बोला जाता है कोण समद्विभाजक। जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं।
अच्छा जी, मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास एक कोण है जिसे मैंने बोल दिया थीटा, या फिर मैंने मान लीजिए कि मेरे पास एक कोण है ए, ओ और बी, जिसका मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, क्या, ओपी। अच्छा, ये दोनों कोणों के मध्य का एंगल बाइसेक्टर है, तो इसे मैं बोल सकता हूं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं इस रेखा को आगे बढ़ा देता हूं यहां तक, और अब मैं यहां से एक एक्सटीरियर यानी बाह्य एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं, जिसे मैं नाम दे देता हूं क्यू। अच्छा जी, ये अंदर की ओर एंगल बाइसेक्टर है, कौन समद्विभाजक है, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये बाहर की ओर एंगल बाइसेक्टर है, तो इसे मैं नाम दे देता हूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा जी, मैंने बोला अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में समान होगा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा जी, मैंने बोला अगर ये अल्फा तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं, अगर मैं इस बिंदु को नाम दे देता हूं ई, मैंने पूछा ई ओ बी कोण, ई ओ बी, मैं देखता हूं स्ट्रेट लाइन पर एक कोण बना हुआ है, और स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, अभी अभी हमने पढ़ा। अच्छा, मैंने बोला ई ओ बी पर कोण क्या क्या बन रहे हैं, अल्फा, अल्फा, थीटा और थीटा। तो मैंने बोला अल्फा और अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा, थीटा और थीटा क्या हो गया, 2 थीटा, और बराबर में कितना है, 180 डिग्री। तो मैंने यहां से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास कितनी आई, 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मध्य बनने वाला कोण कैसा होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री। मैंने क्या बोला, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के मध्य बनने वाला कोण कैसा होता है, समकोण, यानी 90 डिग्री का। एक बार इसे जल्दी से देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं एक बार बात कर लेता हूं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रियक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। मैं बच्चा आप लोगों से कहता हूं, यदि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है, उस रेखा को कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन या त्रियक रेखा। मैंने बोला यदि दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बोला जाता है त्रियक रेखा। चलिए अब इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, एक आपका होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसे मैं कहता हूं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि दो रेखाएं, दो लाइन यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद
करती हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं, अगर ये एंगल आपका है थीटा, ये एंगल आपका क्या है थीटा, तो मैंने बोला ये अगर आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अगर ये कोण आपका थीटा है तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं इसी प्रकार देखूं कि ये पूरी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और अगर ये 180 माइनस थीटा का है तो ये कोण थीटा का, और इसी प्रकार ये कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा का। तो मैं देखता हूं कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ये आपस में क्या हैं, समान। अगर ये थीटा तो ये भी क्या है थीटा, ये 180 माइनस थीटा तो ये भी क्या है 180 माइनस थीटा। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। एक बार जल्दी से इन्हें देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, और वो एंगल्स क्या होते हैं एक बार हम उनकी तरफ देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं यदि दो समांतर रेखाओं को, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले कोण, तो हम इन्हें एक बार जल्दी से नाम दे देते हैं। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और ये आपका हो गया 8। तो इस प्रकार मैंने इन एंगल्स को नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर जो आपके सबसे पहले होते हैं वो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मैंने बोला कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। कोण 1 बराबर कोण 4 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, कोण 6 बराबर कोण 7 के, कोण 6 कितने के बराबर 7 के, और 5 कितने के बराबर 8 के। कोण 5 कितने के बराबर है, कोण 8 के। तो मैंने आप लोगों से बोला कि जो ये सारे एंगल हैं, जो ये सारे एंगल हैं ये कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बच्चे वैसे आप लोगों को सबको पता है लेकिन मैं फिर ही बता रहा हूं, एक आपके होते हैं कोरस्पेंडिंग एंगल्स यानी संगत कोण। कोरस्पेंडिंग एंगल्स यानी संगत कोण। अब मैंने बोला संगत कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने बोला कोण 1 और कोण 5, इसी प्रकार कोण 3 और कोण 7, इसी 2 और 6 और 4 और 8, ये सारे आपके कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जिन्हें हिंदी में बोला जाता है संगत कोण, जिन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है, संगत कोण। और एक आपके होते हैं अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हैं, कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या है, बराबर, और इसी प्रकार मुझे यह भी पता है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 4 के। तो मैं कह सकता हूं कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 5 के, सॉरी कोण 4 बराबर होगा किसके, कोण 5 के, और इसी प्रकार कोण 3 जो बराबर होता है वो किसके होता है, कोण 6 के। तो मैंने बोला जो जेड की आकृति में कोण बनते हैं, कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6, ये आपस में बराबर होते हैं और इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। अच्छा जी, यहां पे होते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स
जिन्हें हिंदी में बोला जाता है अंतःकोण। अंतःकोण मैंने बोला कोण 3 और कोण 5, कोण 4 और कोण 6, ये दोनों कैसे हैं? अंतःकोण। दो समांतर रेखाओं के मध्य में बनने वाले कोण इंटीरियर एंगल क्या कहलाते हैं? अंतःकोण। और इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे? अच्छा, मुझे पता है कि कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हैं, और कोण 1 और कोण 3 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हैं तो मैं 1 के स्थान पर 5 रख सकता हूं, तो कोण 3 और कोण 5 का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बच्चा, ये थे हमारे दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण। जल्दी से एक बार इन्हें देखिए, फिर एक लास्ट चीज बची है आज की क्लास, वहां पर हम कंप्लीट करेंगे। एक बार नोट कीजिए। चलिए, मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं L1 और L2, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि L1 रेखा समांतर है L2 के, और मैंने बोला हमारे पास एक रेखा और है जो L2 वो समांतर है L3 के, यहां से मैंने एक रेखा और ड्रॉ कर दी L3। मैंने क्या बोला? जो L1 है वो L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है। तो यदि L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, तो मैं सीधा सीधा भी कह सकता हूं जो L1 होगी वो भी किसके समांतर होगी? L3 के समांतर। अच्छा जी, मैं कहता हूं यदि इनको दो तिर्यक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं A, B और C, और इसको मैंने नाम दे दिया P, Q और R। यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इस चीज को याद रखना। 2016 और 2017 के मेंस में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि मेरे पास एक तिर्यक रेखा है और अगर मैं इस तिर्यक रेखा को इस प्रकार यहां ड्रॉ करता हूं, इस प्रकार यहां ड्रॉ करता हूं, तो ये बिंदु मेरा हो गया P और ये बिंदु हो जाएगा Q और ये हो जाएगा क्या? R। मैंने बोला ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर। तो मेरे पास यहां पर त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं ABQ और ACR। दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं जिनके आधार एक दूसरे के समांतर हैं, जिन्हें हम त्रिभुज के अंदर, ट्राइंगल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां से आपको सीधा सीधा एक रिलेशन याद रखना है कि जो AB का अनुपात है BC के साथ, वही अनुपात होगा PQ का, किसके साथ? QR के साथ। इसे मैं सिमिलरिटी से प्रूव कर सकता हूं, लेकिन अभी हमने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है। जब आप ट्राइंगल पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने केवल अभी आपको याद रखने के लिए चीज बताई है, जब हम ट्राइंगल पढ़ेंगे तो हम इसे प्रूव भी करेंगे। सिमिलरिटी, समरूपता से ये प्रूव होता है कि यदि तीन समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके मध्य का अनुपात यानी AB का अनुपात BC के साथ और PQ का अनुपात QR के साथ हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी मैं कह सकता हूं अगर ये रेखा 5 है तो ये भी कितनी होगी? 5, और ये भी कितनी होगी? 5। मैं केवल अनुपात की बात कर रहा हूं। मैंने बोला अगर ये 10 तो ये कितनी होगी? 10, तो अनुपात में ये भी कितनी होगी? 10। तो इनका अनुपात हमेशा क्या रहने वाला है? समान। तो बच्चा, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।